नमस्कार। आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। मैं धीरेन्द्र कुमार इस वक्त उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर में मौजूद हैं और आपको हम बताते चलें, आज उत्तर प्रदेश के मशहूर जनपद सीतापुर में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद सीतापुर मुंशीगंज रामलीला मैदान में आ चुके हैं। अपने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए आप को बराबर लगातार हम रिपोर्टिंग दिखाएंगे। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के साथ में बने रहिए, पूरी ग्राउंड रिपोर्टिंग हम दिखाएंगे। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी को फॉलो करें, लाइक करें। हम चाहेंगे कैमरामैन से कि एक बारी कार्यक्रम स्थल की चारों तरफ की झलक दिखा दें। आ जाओ भैया। आप सभी लोग जो है मंच पर योगदान बदल दिए गए हैं। आपको शांति लगातार आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की खास रिपोर्ट। स्क्रीन पे ठीक आप देख पा रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को देखने के लिए भारी जन सैलाब उमड़ा हुआ है जनपद सीतापुर में। सीतापुर के कोने कोने से आया हुआ है, हजारों की तादाद में भारी जन सैलाब रामलीला ग्राउंड में आप देख पा रहे हैं। चारों तरफ ये ग्राउंड पूरा फुल है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी का स्वागत हो चुका है और यहाँ पर भारी संख्या में, हजारों की संख्या में जन सैलाब उमड़ चुका है। पूरी फुल रिपोर्टिंग देखने के लिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के साथ में बने रहिए, देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी, शेयर करते रहिए। जो है सम्मान मेरी औकात को नहीं देखा और सबसे अंदर नहीं देखा, यारों में से सबका मंजर नहीं देखा, चार के जैसे मंदिर पे यारों में से पानी भरा पिक्चर नहीं देखा। मोदी चंद्रशेखर आजाद जी समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए सदा से नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्राप्त कराने के लिए राष्ट्रीय एकता और अखंडता निश्चित करने वाले बढ़ाने के लिए होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 2004 को अखबार द्वारा इस संविधान को ये देखो तुम्हारे अरे नीचे संविधान जिंदाबाद, भारतीय लोकतंत्र जिंदाबाद, किसान जवान जिंदाबाद। ऐतिहासिक धरती पे आप सभी का
इतनी बड़ी संख्या में पहुंचने के बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ हमारी माओ का, बहनों का, बच्चियों का, जिनका प्यार आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहा। फिर धन्यवाद दूंगा अपने नौजवान साथियों का, छोटे भाइयों का और मेरे हम साथियों का। उन्होंने हमेशा समय समय पे मेरी बात के साथ खड़े होकर एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के बेटे को इस उत्तर प्रदेश और देश में पहचान दिलाने का काम किया। ऐसे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सभी नौजवान साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ मुझसे उम्र में बड़े हमारे सम्मानित बुजुर्गों का, बड़े भाइयों का, मीडिया के साथियों का भी, पुलिस के साथियों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और सबसे ज्यादा धन्यवाद करता हूँ यहाँ की जो टीम है, जिन्होंने अपनी मेहनत का एक एक पैसा लगा के पिछले लंबे समय से दिन रात एक करके गांव गांव गली गली जाके लोगों के बीच में संघर्ष करके उनके दुख सुख में खड़े होके आजाद समाज पार्टी को, भीम आर्मी को आज एक ताकत बनाने का काम यहाँ पर किया। ऐसी हमारी यहाँ की पूरी टीम, भाई अनस खान जी, नियाज अहमद जी, अजीत भारती जी, दिलीप जाटव जी, श्यामलाल भारती जी, परवीन संगम जी, अंबुज राज जी, सुशीला गौतम जी, छत्रपाल भारती जी, तोकीर अहमद जी, सुपेंद्र आजाद जी, राजकुमार गौतम जी, सुधीर राजवंशी जी, अरुण भारती जी, श्री कृष्ण जाटव जी, रोहित चौधरी जी और मेरे छोटे भाई और कर्मठ साथी जो यहाँ लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, सीतापुर के सम्मानित जिलाध्यक्ष छोटे भाई विष्णुदीप चौधरी जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे उत्तर प्रदेश के भीम आर्मी के सबसे बड़े नेता और मेरे छोटे भाई कुलदीप भार्गव जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। अनिकेत भानुक जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे बड़े नेता सौरभ किशोर जी का, विजय जी का और तमाम साथी जो यहाँ पहुंचे। अब मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप यथास्थान बैठ जाएं। अंकित जी का भी जो जिलाध्यक्ष है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सम्मानित साथियों, अपनी बात को शुरू करने से पहले समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूँ। उन महापुरुषों को इसलिए नमन करता हूँ क्योंकि अगर वो महापुरुष हमारे लिए न जीते, हमारे लिए संघर्ष न करते, अपनी सुख सुविधा को न चाहते, अपने जीवन में अपने अंतिम क्षणों तक हमें हमारे पैरों पर खड़ा करने के लिए, स्वाभिमान सम्मान का जीवन देने के लिए अथक प्रयास न करते, तो आज इस देश के कमजोर वर्गों के पास, न्याय पसंद समाज के पास, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी और वो तमाम लोग जो गरीब हैं, उनके पास वो सुख सुविधाएं और सम्मान नहीं आता जो भारतीय संविधान ने हमें दिया। इसलिए मैं उन सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। महामानव तथागत बुद्ध से लेके संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास जी महाराज, संत गाडगे जी महाराज, नारायण गुरु, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महामना रामसु वर्मा, पेरियर लल्ले यादव, टीवी पेरियर रामानायकर स्वामी, संत रामदेव प्रजापति, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, मान्यवर काशीराम साहब और वो महापुरुष, चाहे आजादी की लड़ाई में उनका योगदान रहा हो, माँ उदयदेव पासी हो या माँ छलकाई बारी कोरी हो या माँ अवंतिका बाई लोधी हो, उन तमाम महापुरुषों को, वीरांगनाओं को भी मैं नमन करता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, आज देश उस हालात में खड़ा है जिस हालात में हम लोग आजादी में पहले थे, क्योंकि तब हमसे अपनी बात को रखने का अधिकार नहीं था। लेकिन अगर कोई अपनी बात को बगावत करके रखता था तो सरकार के जुर्म सितम का सामना उनको करना पड़ता था। आज भी हालात ऐसे ही है।
आज भी उत्तर प्रदेश और केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो हमारे लोगों का दमन करने पर तुली है, वो हमारे अधिकारों को कुचलने पर लगी है। उनका बस चले तो हमारा सांस लेने का अधिकार भी वो छीन ले। जिन अधिकारों की वजह से हम लोग पैरों पे खड़े हो रहे थे, चाहे वो आरक्षण का अधिकार हो, चाहे वो नौकरी का अधिकार हो, चाहे वो जमीनों का अधिकार हो, चाहे व्यापार करने का अधिकार हो, चाहे क्षमता के अवसर हो, चाहे अभिव्यक्ति की आजादी हो, आज उत्तर प्रदेश और देश में इनका कोई मूल्य नहीं है। चाहे पत्रकार हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे गरीब कमजोर हो, अगर कोई भी अपनी हक की बात करता है तो सरकार के लोग पहले उसको गाले धमकाने का काम करते हैं, फिर उनके ऊपर झूठे मुकदमे करते हैं, लाठियां चलाते हैं, और अगर तब भी उनकी कोई बात ना माने तो फिर वो गोली चलाकर उनकी हत्या कराने का प्रयास करते हैं। अब से 6 महीने पहले 28 अगस्त के दिन मेरे सीने पे और पीठ पे 4 गोलियां चलाई गई, लेकिन आपके प्यार आशीर्वाद और महापुरुषों के आशीर्वाद की वजह से वो गोलियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। वो गोलियां भी मेरे लिए फूल साबित हुए और वो गोलियां भी अपनी हिम्मत हार बैठी। शक्ति आपके प्यार की है, ये शक्ति आपके प्यार की है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, सम्मानित बुजुर्गों, ये देश बुद्ध का देश है, ये देश रविदास जी का देश है, ये देश कबीरदास जी का देश है, और इस देश में समता समानता बंधुत्व भाईचारे का आंदोलन अब से नहीं 2000 साल पहले से चल रहा था। मैं इतिहास का भी स्टूडेंट हूँ और मैं पढ़ता भी और जानता और वकील भी हूँ। मैं समझता हूँ कि जिस तरह के हालात हैं, लोगों के मन में निराशा और डर पैदा हो गया है। उनको लगता है कि संविधान खत्म हो जाएगा, उनके मन में डर है कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, उनके मन में डर है कि गरीब गुलाम बन जाएगा। मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, ये भारत है, इस भारत में चंद्रगुप्त मौर्य भी पैदा हुए हैं, इस भारत में सम्राट अशोक भी पैदा हुए हैं, इस भारत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी पैदा हुए हैं, और इसी भारत में माननीय काशी राम साहब भी पैदा हुए हैं, और इसी भारत में हम सब लोग भी जन्मे हैं। हम अपने देश को, अपने देश की मिट्टी को, जैसे हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, उसी तरह हम आज की तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़के इस गुलामी की बेड़ियों को काटने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना, क्योंकि सर्दी का मौसम है। अभी मैंने प्रयास किया कि आपको सर्दी ना लगे, लेकिन अब मेरी बुनियादी बात आप सुन लो, क्योंकि जब तक आप मुझे सुनोगे नहीं, मेरी बात के साथ खड़े नहीं होंगे, उस बात पे काम नहीं करोगे, तब तक उत्तर प्रदेश में हमारे जीवन में कोई तब्दीली होने वाली। आज हालात ये है, महंगाई कमर तोड़ रही है, नौजवान पढ़ा लिखा भाई बहन घर में बेबस आंसू बहा रहे हैं। कोई भर्ती आती है तो पेपर लीक हो जाते हैं, फिर भी अगर किसी तरह से भर्ती आगे बढ़ जाए तो आरक्षण में घोटाला होता है। आप उस समय हमने देखा 69,000 शिक्षक भर्ती के हमारे भाई बहन, 20,000 पदों पे घोटाला हुआ। घोटाला करने वाले शिक्षा मंत्री को जेल भेजना चाहिए था, उसको जेल भेजने की बजाय उसका फूलों से स्वागत हुआ। और जिन भाइयों बहनों की नौकरी छीन ली गई, वो लखनऊ में इको गार्डन के सामने इस कड़कड़ाती ठंड में वो आमरण अनशन पे बैठे हैं, उसकी जान पे बनाइए। लेकिन इस निकम्मी निठल्ली और भ्रष्टाचारी सरकार को, तानाशाही सरकार को एक बार इन दलित पिछड़ों की सूझ नहीं आती है। ये धर्म के आधार पर गैर बराबरी कर रहे हैं, ये जाति के आधार पर गैर बराबरी को बढ़ावा दे रहे हैं, ये हमारे लोगों को अपने पाले में लेकर हमारे अधिकारों को खत्म करने का काम कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, गौर करो, 14 अगस्त 1947 जिस दिन ये भारत अंग्रेजों के अधीन था और हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, क्रांतिकारी अपनी जान को जोखिम में डाल के, अपनी जान को हथेली पे लेके देश की आजादी के लिए प्रयास कर रहे थे। 15 अगस्त को जब आजादी मिली तो 14 अगस्त को जिसकी जेब में 1 रुपया था, 15 अगस्त को भी आजादी के बाद उसकी जेब में 1 ही रुपया था। जिसके पास 1 एकड़ जमीन थी, 15, 16, 17 के 1947 को
उसके पास एक गज जमीन ही थी, उससे फालतू नहीं हुई। जो व्यापारी नहीं था वो उद्योगपति नहीं बना, जिसके पास नौकरी नहीं थी उसको नौकरी नहीं मिली। हुआ क्या कि देश की सामाजिक व्यवस्था इतनी मजबूत थी, उस व्यवस्था में जो लोग ताकत में थे उन्होंने कभी भी दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिकार नहीं लेने दिए। उनको शिक्षा विहीन रखा, उनको अधिकार विहीन रखा, उनको तमाम तरह के साधनों से विहीन रखा। फिर आजादी आई, 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ और उस संविधान ने कहा कि देश में रहने वाला हर एक व्यक्ति बराबर होगा, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। सबको अपने धार्मिक स्थलों पर जाने की, पूजा अर्चना करने की, तरक्की करने की, आगे बढ़ने की, बुनियादी सुविधा लेने की आजादी होगी। और जो सरकारी सिस्टम बनेगा उस सरकारी सिस्टम में हर एक आदमी की हिस्सेदारी होगी, हर एक आदमी का उस पर जोर होगा। लेकिन आज क्या है, आज क्या है, किस दिन आजादी मिली, जाति राजपाट में बंटवारा नहीं हुआ। मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, जो गरीब था वो गरीब रहा, जो अमीर था वो अमीर होता गया, गरीब गरीब होता गया और अमीर अमीर होता गया। थोड़ी बहुत जगह तब्दीली हुई, तो जो आरक्षण की व्यवस्था हुई सरकारी नौकरियों में, उसकी वजह से मेरे आपके घर के लोग सरकारी नौकरियों में पहुंचे। सरकारी नौकरियों में पहुंचे तो जेब में पैसे आए, जेब में पैसे आए तो पेट की भूख शांत हुई। जब गणतंत्र में आटा आ गया तो उसने सोचा कि हम इस देश में मेहनत मजदूरी सबसे ज्यादा करते हैं, फिर भी हम इस देश में गरीब क्यों हैं। और निर्णय यह हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर की बात को अगर हम नहीं मानेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर की बात के साथ हम नहीं खड़े होंगे तो ये गुलामी की बेड़ियां नहीं कर सकते। बाबा साहब ने क्या कहा, बाबा साहब ने कहा, जिसे वोट का अधिकार उन्होंने हमें दिलाया, कहा कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया, आज के बाद राजा जो पैदा होगा वो मतदान पेटी से पैदा होगा, आज के बाद जो राजा पैदा होगा वो बैलेट बॉक्स से तैयार होगा। जब मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ तो तब मुझे इस बात को आप याद दिलाना कि बाबा साहब ने क्या कहा था। मैं आप सबके बात इस बारे में कह रहा हूँ कि जब मैं अपनी बात को खत्म करने की तरफ हूँ तब आप मुझसे कहना कि भैया मत पेटी से राजा पैदा होगा, इस पे भी अपनी बात पूरी करो। कहोगे नहीं कहोगे? इसलिए आपको याद दिला रहा हूँ कि आपको याद हो। काम की बात सुनो, लोकतंत्र आया, लोकतंत्र की बुनियाद ये थी कि जिन अधिकारों से हमें वंचित किया गया वो अधिकार हम केंद्र स्तर पे, फिर और बात आगे बढ़ी, पंचायत स्तर पे पंचायत राज लागू हुआ और निर्णय उसका परिणाम ये था, उसका उद्देश्य ये था कि जो गांव में रहता है, जो शहर में रहता है, जो गांव के उस छोर में रहता है, जो बस्ती के उस टूटी झोपड़ी में रहता है, उसको भी सुख सुविधाएं मिले। चाहे वो प्रधानमंत्री की बेटी हो या एक मजदूर किसान की बेटी हो, उसको भी स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिले। जो गरीब है वो अगर उससे टैक्स लिया जा रहा है तो उसको सुविधा देने का काम सरकार का होना चाहिए। हम इस देश के लोकतंत्र को समझ नहीं पाए। हमारे महापुरुष कहते गए, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों का हल कर सकती है। पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। और उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में हिस्सेदारी नहीं करोगे तो उसका सबसे बड़ा दंड ये होगा कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। आज देश में ऐसे लोग राज सत्ता में बैठे हैं जिनसे ना राज चलाना आता, ना घर चलाना आता, जिनको ये भी नहीं पता कि किस तरह हमारी माँ बहने अपने आंसू बहा बहा के भूखे पेट इस देश में अपना समय पर व्यतीत कर रही। किस तरह से एक गरीब आदमी जब अपनी बेटे की शादी करता है तो हजारों रुपए उधार लेता है, पूरी जिंदगी उस उधार को चुकाता रहता है। जब कोई आदमी अपने बच्चे को पढ़ाने का प्रयास करता है, शिक्षा दिलाने का प्रयास करता है तो उसको अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ती है, जमीन बेचनी पड़ती है या लोन लेना पड़ता है और पूरी जिंदगी वो लोन नहीं उतार पाता क्योंकि बेटे को रोजगार नहीं मिलता। आज ठंड का माहौल है, पानी पिला दो, और ठंड का माहौल है। इस ठंड के माहौल को सीतापुर में हम ठंडा नहीं रखेंगे। इस ठंड के माहौल को हम लोग गर्मी में बदलेंगे और गर्मी में तब बदला जाएगा जब घर्षण होगा, और घर्षण तब होगा जब आप मेरी बात पे दोनों हाथ उठा के विश्वास दिलाओगे कि हम आपकी बात के साथ खड़े हैं। अब गौर करो, देखो हमसे सिर्फ लड़ाई ये है ताकतवर लोगों की
कि हमारे पास सिर्फ समस्या नहीं है, हमारे पास सॉल्यूशन है। क्या है? क्या है? हिंदी में समझाए ना। हमारे पास सिर्फ समस्या नहीं है कि हम रोते रहे, हमारे पास समस्या का समाधान है। क्या है? जब तक समाधान नहीं होगा तब तक समस्या समस्या बनी रहेगी, नहीं रहेगी? देखो, गौर करो। मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि हम करने क्या वाले, समझ रहे हो? आप उस पर गौर करो। सोचो, आज हम ताकत में आ गए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, अब हम क्या करेंगे? गौर करो। यही बात अपने दिमाग में डाल देना ना, क्योंकि आज नहीं तो कल ताकत में तो आना है, नहीं आना है? आना है, नहीं आना है? बताओ। अगर हम ताकत में जिस दिन होंगे तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि देश में चाहे वो चतुर्थ श्रेणी का सरकारी कर्मचारी हो, चाहे क्लास 1 का अफसर हो, दोबारा बताऊं, चाहे 4th क्लास का कर्मचारी हो, क्योंकि उनके यहाँ क्या है? पे स्केल है। चाहे चौथी क्लास का 4th श्रेणी का कर्मचारी हो या क्लास 1 का अफसर हो, चाहे गांव का सभासद, ग्राम पंचायत का मेंबर हो, या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, राज्यपाल, या कोई मंत्री, विधायक, या नगर निगम का पार्षद, सभासद, कोई भी हो जो सरकारी लाभ ले रहा है, जिसको सरकारी तनख्वाह मिलती है या सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलता है, जो सरकार का नुमाइंदा है, सरकार से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, उस हर व्यक्ति के बच्चे को हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। क्या करेंगे? कैसे? जैसे डीएम साहब का बच्चा कहां पढ़ेगा? कहां पढ़ेगा? कमिश्नर साहब का बच्चा कहां पढ़ेगा? विधायक जी का बेटा कहां पढ़ेगा? सांसद जी का बेटा कहां पढ़ेगा? मंत्री जी का बेटा कहां पढ़ेगा? यूनिवर्सिटी के चांसलर साहब का बेटा कहां पढ़ेगा? प्रधान जी का बेटा कहां पढ़ेगा? और राज्यपाल जी का बेटा कहां पढ़ेगा? और मुख्य सचिव साहब का बेटा कहां पढ़ेगा? अनुसचिव साहब का बेटा कहां पढ़ेगा? जब सारे अधिकारी और सारे नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, जहां एक कुर्सी पे तो किसान का बेटा बैठा होगा, दूसरी कुर्सी पे एक मजदूर का बेटा बैठा होगा पढ़ने के लिए, और उसी कुर्सी पे बराबर वाली पे मंत्री जी का बेटा बैठा होगा, डीएम साहब का बेटा बैठा होगा, थाना अध्यक्ष का बेटा बैठा होगा, उसी कुर्सी पे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का बेटा, एडिशनल एसपी का बेटा, सीओ का बेटा बैठा होगा, और जो मास्टर स्कूल में पढ़ा रहा है उसका बेटा भी जो स्कूल में बैठा होगा उसी कक्षा में। तो फिर वो आपको अच्छी पढ़ाई देना चाहे ना देना चाहे, लेकिन उनके बच्चों को अच्छी पढ़ाई देंगे तो आपके बच्चे भी अच्छी पढ़ाई प्राप्त करेंगे। दूसरा, इससे फायदा क्या होगा? ये बड़ी बड़ी मीनारें खड़ी करती प्राइवेट सेक्टर की, जहां 5,000 रुपए आपको देने पड़ते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, 2,000 रुपए देने पड़ते हैं। ये जो आपकी जेब काट रहे हैं अमीर लोग, एक तो हमारा पैसा बच जाएगा, दूसरा हमें बहुत कम पैसे से अच्छी पढ़ाई कराने का मौका अपने बच्चों को। चाहे डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, आईपीएस बनना हो, आईएएस बनना हो, वकील बनना हो, सारी पढ़ाई हम लोग इतनी सस्ती करेंगे कि गरीब का बेटा भी अपने सपनों को पूरा होना चाहिए, होना चाहिए। दूसरी बात, मेरे पिताजी को मैं इसलिए नहीं बचा पाया क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने के मेरी जेब में पैसे। आपने भी देखा होगा कभी कभी कि आपके घर में कोई बीमार हुआ लेकिन जेब में इतने पैसे नहीं कि बड़े से प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाए। देखा है नहीं देखा? कैसा महसूस होता है उसको? अच्छा लगता है, बुरा लगता है? तो हम ये करेंगे सुनिश्चित कि चाहे मुख्यमंत्री का बेटा हो या बेटी हो, या खुद मुख्यमंत्री हो, पत्नी हो, दादी हो, अम्मा कोई हो, और चाहे अधिकारी कोई हो, जिनकी बात हमने बताई थी, सबका इलाज सरकारी हॉस्पिटल में हो। अब ये महसूस करो, उसी बेड पे मुख्यमंत्री जी लेटे हो और उसी बेड पे एक किसान मजदूर लेटा हो, तो अच्छा इलाज मिलेगा नहीं मिलेगा? दवाइयां टाइम पे मिलेगी नहीं मिलेगी? सुविधाएं आएंगी नहीं आएंगी? और पैसा कितना खर्च होगा? ना के बराबर। समझ रहे हो? देखो,
सारा सरकारी सिस्टम नेताओं के हाथ में, अधिकारियों के हाथ में, और वो यूज करेंगे प्राइवेट सेक्टर, और वो कहते हैं हमने जनता के लिए बहुत अच्छा कर दिया। अगर आपने जनता के लिए बहुत अच्छा कर दिया तो आप भी उसका लाभ ले लो ना कि भाई जो भोजन आप जनता को खिला रहे हो उस भोजन को आप भी तो खाओ, तभी तो बात बनेगी, नहीं बनेगी तभी पता लगेगा भोजन अच्छा है बुरा है। तो हमने तय किया है कि चाहे कोई कितना बड़ा अधिकारी हो, कोई कितना बड़ा नेता हो, सत्ता का हो या विपक्ष का, सबको अगर इलाज कराना है, बेहतर इलाज चाहिए तो सरकारी अस्पताल में बेहतर इलाज मिलेगा। तो जो गरीबों की जेब काटी जा रही है प्राइवेट हॉस्पिटल में, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जेब काटनी बंद। आपको फायदा होगा नहीं होगा बताओ? आपकी भी जीवन रक्षा हो जाएगी। मैंने महसूस किया, हमारे एक नेता महर सिंह जी उत्तराखंड वाले, उनकी माता जी का एक्सीडेंट हुआ, हम हॉस्पिटल लेके गए, प्राइवेट हॉस्पिटल में जान सकते थे, ऑक्सीजन की वो वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं हुई, उनकी माता जी की डेथ हो गई। लेकिन मेरे पड़ोस में रहने वाले एक हमारे साथी पैसे वाले प्रधान जी का एक्सीडेंट हुआ, सर में बहुत भयंकर चोट लगी, उनको वही एक हॉस्पिटल है मेडिग्राम, उस हॉस्पिटल में ले गए। 15 दिन के इलाज के बाद, इतनी चोट लगने के बाद वो सुरक्षित वापस आ गए। मैं उनके लिए भी मंगल कामनाएं करता हूं, उनसे मेरा कोई विरोध नहीं। लेकिन महर सिंह जी की मां को भी जीने का अधिकार इस प्रदेश में, इस देश में होना चाहिए था। महर सिंह की मां को भी वही इलाज और वही दवाइयां मिलनी चाहिए थी, वही सुविधाएं मिलनी चाहिए थी जो प्रधान जी को मिली। समझ रहे हो? तो ये हम करने जा रहे हैं जब हमें ताकत मिलेगी। ठीक है। तीसरी बात, सेना का सबसे बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। कैसे? पिछली बार 2018 तक भाजपा की सरकार थी, केंद्र में 18.5 हो गए और सब लोग कह रहे थे कि भाजपा ने नाश कर दिया। नोटबंदी की, कोई फायदा नहीं हुआ, लाइन में लगे, मार खाई, पुलिस के डंडे खाए, मुसीबत झेली, लेकिन एक पैसे का फायदा नहीं हुआ। फिर भी भ्रष्टाचार जारी, आतंकवाद जारी है। फिर जीएसटी लागू की, व्यापारियों को नुकसान पहुंचा दिया। सब कह रहे थे कि भाई ये नौकरी भी दे रहे हैं, इनके खिलाफ है। इन्होंने कहा 15 लाख आएंगे, नहीं आए। इन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, नहीं मिले। सब कह रहे इनको हटाओ हटाओ हटाओ। फिर अचानक से पुलवामा का हमला हुआ। आपको याद है पुलवामा का हमला? ये बात मैं इतनी हिम्मत से इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मेरा मृत्यु का डर खत्म हो गया। आदमी एक बार पैदा होता, एक बार मरता, 2 बार नहीं मरता। मैं कई बार मौत को बहुत करीब से देख लिया, मुझे नहीं फर्क पड़ता मौत कल की आती आज आ जाए, लेकिन जब तक जीवा स्वाभिमान सम्मान के साथ ही। अगर एक इंच गोली इधर हो जाती तो पेट के चीपड़े उठा के निकल जाती, आप पे सिर्फ मेरी तस्वीर रह जाती और आप रोके तो याद क्या करते कि अगर हमारा भाई कुछ दिन और जी जाता तो बहुत कुछ बदल जाता। मैंने कभी परवाह नहीं की और कभी मैंने सोचा नहीं। बात करो मैं क्या कह रहा हूँ। पुलवामा का हमला हुआ, आप जितने लोग यहाँ बैठे थे, मीडिया के हो, पुलिस के हो, कोई हो चाहे, और चाहे सम्मानित मेरे परिवार के लोग हो, अगर आपका 200 रुपए कोई सामान चोरी हो जाएगा, FIR कराओगे नहीं कराओगे बताओ? जांच कराना कराओगे नहीं कराओगे बताओ? आपकी 1 रुपए की चीज अगर हो जाएगी, आप चाहोगे पता लग जाए किसने चुराई? पता लगाओगे नहीं लगाओगे? यहाँ बैठे उनका फोन चोरी हो जाए, आपको तकलीफ होगी नहीं होगी? उसके FIR दर्ज कराओगे नहीं कराओगे? लेकिन इतने शहीदों की, इतने सेना के सिपाहियों की जान गई, हमारे वीर बहादुर सिपाहियों की जान गई, लेकिन सरकार ने एक FIR दर्ज नहीं कराई। देखो क्या गजब की बात। एक जांच नहीं कराई कि 350-400 किलो RDF कहां से आ गया, उसको कौन लेके आया? इतने जवानों की मौत का जिम्मेदार कौन है? कौन सा देश है? कौन सा संगठन है? कौन सा आतंकवादी है? कभी जानने का प्रयास नहीं किया। इसका मतलब अगर जांच होगी तो किसी ना किसी पे आंच तो आए, और ऐसा तो नहीं आज उन पे आ जाए जो राष्ट्रवाद की चादर ओढ़ के बैठे, जो कहते हैं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक कराई। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अधिकारियों के को दबाव बना के राजनीति में बैठे लोग हमारे सेना के बहादुर जवानों का मनोबल तोड़ने काम कर रहे हैं। और देखो हमारी विदेशी पुलिस कैसी है, रोज किसी ना किसी बॉर्डर पे कोई ना कोई सैनिक शहीद होता है, उसकी मां से पूछो। बाद में ये होता है, याद रखना कि उनको पेंशन के लिए भी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते मेरे भाइयों।